तो एमडी-कैट बायोलॉजी में यूनिट हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है, आपको उनका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो है वो याद रखना है। तो जो हाई यील्ड कंटेंट है जिसमें ज्यादातर सवाल आते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में से, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसका आंसर करें जरा। मैं लिख रहा हूं मेम्ब्रेन ऑफ ए जर्नलाइज्ड सेल, लाइक इस तरह क्वेश्चन आ गया। ये ऑप्शन 4 आपके पास है। लाइक पहले ऑप्शन में दे रहा हूं प्लाज्मालीमा, एक्सोलीमा, सार्कोलीमा और ओलीमा। अब ये देखिए सबके साथ वर्ड लीमा यूज हुआ है, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अब सेल मेम्ब्रेन, कौन सी सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक जनरलाइज्ड सेल की मेम्ब्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अल्फा, प्लाज्मालीमा। दिस इज द हिस्टोरिक नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्टोरिक नेम। अब बाकी तीनों की तीनों भी मेम्ब्रेन है, लेकिन ये स्पेसिफिक सेल की मेम्ब्रेन है। लाइक अगर मैं एक्सोलीमा की बात करूंगा तो ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है। अगर हम सार्कोलीमा की बात करेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है ये मसल सेल की मेम्ब्रेन है। अगर ओलीमा की बात करूंगा तो ये एग की मेम्ब्रेन, एग सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है उसकी मेम्ब्रेन से रिलेटेड उसमें से आ सकता है कि कौन सी सेल की मेम्ब्रेन है। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लाइक क्या इसका प्राइमरी फंक्शन ट्रांसपोर्ट है, क्या इसका प्राइमरी फंक्शन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है, या इसका प्राइमरी फंक्शन स्पोर्ट है, या इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो एक्सक्रीशन है। तो किस पे आएंगे? ट्रांसपोर्ट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है वो सेल मेम्ब्रेन करती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, डिफ्यूजन है, सिंपल ऑस्मोसिस है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे इस तरह से पेपर में आ सकता है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, मेनली डैश इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपोर्ट, क्या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में मेनली इन्वॉल्व होंगे आपके ख्याल में, या फॉस्फोलिपिड जो है वो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे, या कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे, या कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे सेल मेम्ब्रेन में उनका मेन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रोल है? क्या आंसर आएगा इसका? प्रोटीन, करेक्ट। तो प्रोटीन जो होंगे वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वो लिपिड बाइलेयर के अंदर जो कि फॉस्फोलिपिड है, याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड ये एक्चुअली बाइलेयर बनाएगा, और ये बाइलेयर के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इंबेडेड होते हैं, या तो फुली इंबेडेड है जिनको हम इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं, या फिर वो पार्शियली इंबेडेड है जिसको हम सरफेस प्रोटीन कहते हैं। तो सरफेस प्रोटीन के मेन रोल है वो रिसेप्टर के तौर पे हैं, वो कोई एंजाइम के तौर पे काम कर सकती है, वो कोई एंटीजन के तौर पे काम कर सकती है, और जो इंबेडेड होती है प्रोटीन विच इज कॉल्ड द इंटेग्रल प्रोटीन, उसका मेन रोल ट्रांसपोर्ट ही होता है। सम टाइम जैसे एटीपी सिंथेज है, वो एक ऐसी प्रोटीन है जो कि इंटेग्रल है और वो एंजाइम का काम भी कर रही है और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कर रही है। आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था एटीपी सिंथेज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में भी है, एटीपी सिंथेज है वो इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया पे भी है, तो वहां वो रोल प्ले करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनका जो मेन रोल है दैट मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं कि ये दो तरह से होते हैं, या तो ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं या ये लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं। जो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और जब ये लिपिड के साथ अटैच होंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। और ओवरऑल अगर हम इनको देखेंगे तो ओवरऑल ये वर्ड यूज होता है ग्लाइकोकैलिक्स, और ग्लाइकोकैलिक्स हम कहते हैं, हम सेल कोटिंग कहते हैं, ये सेल टैग्स कहेंगे,
सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं और इनका मेन रोल जो होता है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। तो इट मींस के हर एक जो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर आपके पास मेंशन है, वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। फिर सिंपली सम टाइम इस तरह का सवाल आ जाता है कि लाइक द मेम्ब्रेन ऑफ cells of paw of the polar bear, जो पोलर बेयर है उसका जो पॉ है, पंजा है, उसके अंदर जो सेल्स हैं उसकी मेम्ब्रेन में मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, equal amount of saturated and unsaturated fatty acid, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? कौन सा करेक्ट होगा? इन द पॉ ऑफ द पोलर बेयर। तो अब आपने कैसे आइडेंटिफाई करना, आपने देखना है कि पोलर बेयर जो किस एनवायरमेंट के अंदर रह रहा है। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है वो चेंज होती है। अब हम जानते हैं कि जो पोलर बेयर है वो जिस इन्वायरमेंट रह रहा है वो आइस के अंदर रह रहा है, एंड हियर इज वेरी लो टेम्परेचर। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो बहुत कम है। तो जब टेम्परेचर कम होगा, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो फ्लूइड जो होता है वो जमना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसको जमने से बचाना है, तो किस फैटी एसिड को ज्यादा करेंगे कि वो लिक्विड में रहे? अनसैचुरेटेड को ज्यादा करेंगे। तो इसका मतलब है कि देयर विल बी मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वहां ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन्वायरमेंट को हमने देखना है। लाइक हम यहां पे कहते हैं इन्वायरमेंट एक्सचेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं मेम्ब्रेन ऑफ थर्मस इक्वेटिकस। अब ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम मैं लिख देता हूं। अब साफ जरा, ये थर्मस इक्वेटिकस जो है, आपने डायरेक्ट इसकी सेल मेम्ब्रेन तो नहीं पढ़ी, लेकिन आपको देखना है कि थर्मस इक्वेटिकस रह कहां पे रहा है। तो जब आप इसको देखते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हॉट इन्वायरमेंट में रह रहा है, ये हॉट स्प्रिंग में रह रहा है, तो अगर इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन रखना है तो कौन से फैटी एसिड को ज्यादा करना पड़ेगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आंसर आ जाएगा, देयर इज मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस तरह के समटाइम क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछता, बल्कि वो कोई एग्जांपल देके आपसे पूछ लेगा कि किसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, किसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे। तो ये भी आपने इसमें याद करना है। तो ये सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने इससे पहले बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल डिफिजन भी है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे जो फास्ट मूवमेंट होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। जहां पे प्रोटीन इन्वॉल्व हो जाएगी वो मूवमेंट तेज हो जाएगी एज कंपेयर टू सिंपल डिफिजन। फिर हमने ये भी देखा था कि कौन सी मेम्ब्रेन से चीजें डिफ्यूज कर जाएंगे। तो हमने देखा था जो भी लिपिड सॉल्युबल होंगे, स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, और जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। वो पहले जाके मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करेंगे, और एक्ट करने के बाद उनके लिए एक सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा, और जब सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा तो वो उनका सिग्नल लेके जाएगा। अगेन जो प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन होते हैं उनका एक्शन तेज होता है, क्योंकि उनके लिए सेकंड मैसेंजर इन्वॉल्व होता है। और लेकिन जो लिपिड नेचर के हार्मोन है, स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन, उनका एक्शन स्लो होता है। ठीक है, तो बेसिक जो आपकी बुक रीडिंग है उसके साथ साथ जब आपने पढ़ना है तो इस तरह की चीजों को सोचना है कि क्वेश्चन अगर आता है तो हमें कोई एक कंडीशन बताएगा, हमें उस कंडीशन को पहले अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद हमने उसका आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है सेल वॉल का। अब सेल वॉल आप जानते हैं कि ये प्लांट्स में भी हमें मिलती है, ये हमें एल्गी में भी मिलती है, और ये हमें बैक्टीरिया में मिलती है, और इसके अलावा ये हमें आर्क्यू बैक्टीरिया के अंदर भी मिलती है। चारों ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको सेल वॉल मिलती है, लेकिन इसमें कंपोजिशन जो है आपको पता है कि जो प्लांट है उसके अंदर मेनली जो कंपोनेंट है वो सेलुलोज होता है। इसी तरह से एल्गी जो है, एल्गी के अंदर भी मेनली कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज होता है। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है वो क्या है? वो काइटिन है। और आर्क्यू बैक्टीरिया के अंदर आपको इसके अंदर यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन है, पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन आर्क्यू बैक्टीरिया जो है इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, इसमें पॉलीसेकेराइड होते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, और साथ इसके अंदर कुछ ग्लाइको प्रोटीन आपको मिलते हैं, लेकिन यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। इसके अलावा सेल वॉल आप जानते हैं फंजाई के अंदर भी होती है।
और फंजाई में जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन जो है वो आपको काइटन मिलती है। तो 4 तरह के ऑर्गेनिज्म सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, बाकी एनिमल्स के अंदर सेल वॉल जो है एब्सेंट। अब सेल वॉल के अगर फंक्शंस आपसे पूछे जाएं तो फंक्शन याद रखना है कि इसका मेन काम जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, शेप प्रोवाइड करना है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, स्ट्रेंथनिंग जो है प्रोवाइड करने में ये काम करती है। इसके अलावा दैट प्रिवेंट फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस, ये ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये फुली परमेबल होती है, यानी अनलाइक द सेल मेम्ब्रेन ये किसी तरह के बैरियर का काम नहीं करती। हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन रोक रही चीजों को, किसको आने देना है किसको नहीं आने देना, लेकिन ये हर एक चीज को अलाउ करे, फुली परमेबल है और ये मेनली प्लांट के अंदर सपोर्ट के लिए। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखना स्पेसिफिकली प्लांट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल में कौन कौन सी लेयर हैं और उनकी अरेंजमेंट जो है वो कैसी होती है। अब सेल वॉल के लिए मैं यहां कुछ लेयर ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं 2 एडजेसेंट सेल बना लेता हूं प्लांट के। ये एक सेल है, एक सेल में ये डेवलप कर ये तो दोनों सेल की मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो साफ ज़ाहिर है प्रेजेंट है। अब आपने इसमें ऑर्गेनाइजेशन देखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन के साथ ही बाहर की तरफ सेल वॉल स्टार्ट हो जाती है और सेल वॉल की पहली लेयर आपको जो मिलती है जो कि बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। लाइक ये दिस इज अ सेकेंडरी वॉल। तो इसकी लोकेशन आपने देखी कि दैट इज द आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। फर्दर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे। उसके बाद उसके बाहर की तरफ आपको जो लेयर मिलेगी सेल वॉल की सेकेंडरी वॉल के बाहर की तरफ जो लेयर है उसको हम प्राइमरी वॉल कहेंगे। लाइक दिस, ये इसके अंदर प्राइमरी वॉल है और प्राइमरी वॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रू वॉल, इसको ट्रू वॉल कहेंगे। और दोनों सेल्स के दरमियान शेयर्ड वॉल जो होती है लाइक दिस, ये मैंने यहां बनाई ऐसे और ये इसके साथ शेयर कर रही, इधर से ये इस सेल के साथ जो होगा शेयर करेंगे, इधर से ये इस सेल के साथ शेयर करेंगे। तो जो शेयर्ड वॉल है हमें यहां पर मिल रही है इसके अंदर ये वाली, दैट इज द मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला का मतलब ये नहीं है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान है, बल्कि इसका मतलब यह है कि दो एडजेसेंट सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के दरमियान आपको मिडिल लैमेला मिलता है। तो ये भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह कि इसकी कंपोजिशन क्या है। अगर हम मिडिल लैमेला से शुरू कर लें तो इसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं पैक्टिन, जो कि मैग्नीशियम के साथ और साथ इसमें कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट है, बट मेनली यहाँ पर पैक्टिन प्रेजेंट होती है। अगर आप प्राइमरी वॉल में देखें तो इसमें मेनली आपको सेलुलोज और हेमी सेलुलोज मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा और हेमी सेलुलोज मिलेगा ये। और सेलुलोज की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हमें मिलती है इसकी स्ट्रेंथ देने के लिए, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। अब अगर हम सेकेंडरी वॉल को देखेंगे तो सेकेंडरी वॉल के बारे में आपने याद रखना है कि दैट इज कंपैरेटिवली थिक। एक तो ये थिक होती है और दूसरा इसमें जो कंपोनेंट होते हैं उसमें स्पेसिफिकली इसमें वैक्सिस है, इसके अंदर क्यूटिन होता है, इसमें लिग्निन है, इसके अंदर अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको कंपोजिशन जो है वो सेकेंडरी वॉल की मिलेगी। और इसमें जो लिग्निन है, जैसे हमने देखा कि हाईली लिग्निफाइड जो सेल होती है वो कुछ में ज्यादा लिग्निफाइड होती है, कुछ में कम लिग्निफाइड होती है, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम यहां पर सेकेंडरी वॉल को देखें तो दे आर मोर थिकन इन सेक्लेरन काइमा एज कंपेयर टू कॉलन काइमा। क्योंकि देखिए सेक्लेरन काइमा जो होते हैं दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द वुडी प्लांट, और जो कॉलन काइमा होते हैं दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बेबी प्लांट्स या हर्बिशियस प्लांट। तो इनके अंदर जो सेकेंडरी वॉल है वो थिक होती है। और अगर सेल वॉल के बारे में आपसे पूछा जाए कि बताएं ये डेवलप कहां से होती है, कौन सी ऑर्गेनल से ये डेवलप होती है, तो आपका आंसर होगा दे आर डेवलप्ड बाय द गोल्जी बॉडीज, या ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो डेवलप होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे सेल वॉल से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नोट कर लेना है।
उसके बाद नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, दिस इज अ मैट्रिक्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके दरमियान ये एक मैट्रिक्स है सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइटोसोल। साइटोसोल जो है, दिस इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, या हम अगर इसको मजीद क्लेरिफाई करें तो साइटोप्लाज्म में से अगर हम सेल ऑर्गेनल्स को माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा वो साइटोसोल बचेगा। इट मींस के साइटोसोल इज लाइक ए ग्राउंड सब्सटेंस। ये एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक ग्राउंड जो है उसके ऊपर प्लेयर्स जाके खेल रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिमिलरली ये ग्राउंड है और इसके ऊपर जो ऑर्गेनल्स हैं सेल की वो अपना अपना मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इस साइटोसोल को देखेंगे तो इसके अंदर आपको 90% जो है वो वाटर मिलेगा, और 90% वाटर है, बाकी 10% जो होता है वो अदर डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो है यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और जो अदर सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइंस होते हैं वो इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स या आइंस होते हैं वो इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इज लाइक द सस्पेंशन, कि जिस तरह की सस्पेंशन होती है, तो ट्रू सॉल्यूशन है इसके अंदर मुकम्मल तौर पे, क्योंकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं होते, ये कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन दो फॉर्म में होता है, एक इसमें जेल की फॉर्म में होता है और एक इसमें सोल की फॉर्म में होता है। तो याद रखना है कि जो किसी सेल का साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पार्ट होता है, यानी वो साइडों से जो होता है, पेरिफेरी जो होता है वो जेल होता है, और जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है वो सोल की फॉर्म में होता है। जेल जो है वो विस्कस है, गाढ़ा होता है, ज्यादा रेजिस्टेंस आती है इसको फ्लो में, लेकिन जो सोल होता है वो नॉन विस्कस होता है। एक तो इसमें बेसिक चीज है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहां पर वो है रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्शन में आपने इससे पहला जो यूनिट पढ़ा है वहां हमने बात की थी कि साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो, बड़ी डिटेल में हम इसमें बात कर चुके हैं कि साइटोसोल में होना है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो भी साइटोसोल के अंदर होती है। तीसरे नंबर पे अगर रिएक्शन पूछा जाए तो एक प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। एक प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और एक प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। ये सारे के सारे प्रोसेस आपको साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलेंगे। अब ग्लाइकोलाइसिस तो हमने पढ़ लिया कि सिंपली इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक हो जाता है दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि पायरुवेट या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और या ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। व्हाट इज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का बनना फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। जब वहां से ग्लूकोज बनेगा तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन से होते हैं? साफ से देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनते हैं वो तो समझ आता है, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी ग्लूकोज बन सकते हैं। कौन कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं? जस्ट लाइक द प्रोटीन, जस्ट लाइक द लिपिड्स। आप जानते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटर कन्वर्जन होती है तो उसके रिजल्ट में भी ग्लूकोज बन सकता है। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोसेस होता है। उसके बाद है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसकी ब्रेक डाउन? ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में ग्लूकोज का बनना ये होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। आखिरी नंबर इसमें आएगा ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ये प्रोसेस भी साइटोसोल के अंदर होता है। ये जितने भी प्रोसेसेस आपको बताए हैं विद देयर डिटेल और एक्सप्लेनेशन, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा साइटोसोल में एक एक्टिव मास मूवमेंट भी होती है जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। व्हाट इज अ साइक्लोसिस? दिस इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट जो है ये किस वजह से होती है? हम साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन प्रोटीन कहते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म मूव करता है।
इसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। साइक्लोसिस भी कहते हैं, या एक टर्म इसके लिए यूज होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये वर्ड इसके लिए यूज होता है। या अगर हम इसमें देखें तो एक वर्ड इसमें अमेबॉइड मूवमेंट भी यूज होता है। अमेबॉइड मूवमेंट, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें से कुछ एक्सटेंशन अराइज होती है। जैसे आपने देखा कि एक सेल है, ज्यादातर ये यूनिसेलुलर के अंदर होता है कि उसमें से ऐसे अपेंडेजेस जो है वो राइज हो जाती हैं लाइक दिस। और कोई भी फूड मटेरियल जो है जब वो उसको अंदर लेके आना चाहता है तो उसके अंदर ऐसे एक्सटेंशंस निकलती है। दीज एक्सटेंशंस आर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड वी नो दैट दे आर कॉल्ड द सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया जो होता है वो उसकी मूवमेंट के लिए भी यूज होता है अमीबा की, और साथ अगर कोई एंडोसाइटोसिस करना है उसके लिए भी यूज होता है। तो सिंपली ये एक वैक्यूल बना के चीजों को इसके अंदर ला सकता है। तो ये जो एंडोसाइटोसिस हुई है और इसके रिजल्ट में ये जो एक्सटेंशन अराइज हुई हैं, दीज आर कॉल्ड द सूडोपोडिया। और जो सूडोपोडिया है दे आर आल्सो द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन एंड दे आर ड्यू टू द एक्टिन मूवमेंट और द कॉन्टैक्टाइल मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। हमारे पास एक पॉइंट है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। अब इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन क्या है और उसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो मैं डायग्रामेटिकली एक जो आपको स्केच बताऊंगा और तमाम चीजें हम उसके अंदर जो डिस्कस करेंगे। लाइक ये एक सेल है और आप जानते हैं कि सेल के अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गन जो है वो मिल रही हैं और ये ऑर्गेनल्स है वो किस तरह से मिलती हैं। देखिए यहां पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो होता है दैट इज अ डबल मेम्ब्रेनस। ये डबल मेम्ब्रेनस इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। एक ऐसी ऑर्गेनल होती है जो कि इस न्यूक्लियस के साथ, इसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो है कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होती है लाइक दिस। और आप जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनल है एक तरफ यहां अटैच है और दूसरी तरफ ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। इनके दरमियान इस तरह से आपको अटैचमेंट मिलती है। वो ऑर्गेनल जो एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन के साथ है, एंड इट स्प्रेड थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म के साथ ये फैली होती है। तो ये कौन सी ऑर्गेनल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इससे हम आगे चल के बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आपको दो फॉर्म मिलती हैं। एक वो फॉर्म है जिसकी सरफेस के साथ, सिस्टर्नल सरफेस के साथ आपको राइबोसोम, छोटे छोटे पार्ट नजर आते हैं और ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ भी अटैच होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर या यहां पर, इनको हम कहते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में हम जानते हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेनस है और ये ग्रेनुलर फॉर्म में आपको मिलती है। अब यहां जो राइबोसोम आपको मिल रहे हैं ये राइबोसोम अटैच्ड फॉर्म में मिल रहे हैं, लेकिन राइबोसोम जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में भी होते हैं। ये आपको जो राइबोसोम मिल रहे हैं लाइक दीज आर द फ्री राइबोसोम्स। अब फर्क क्या होता है? आप जानते हैं राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी, जो राइबोसोम फ्री राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, ये वाली प्रोटीन, ये प्रोटीन यूज्ड विद इन सेल, ये सेल के अंदर यूज होनी। और जो प्रोटीन ये वाले राइबोसोम बनाएंगे जो कि अटैच्ड राइबोसोम है, इन प्रोटीन ने एक्सपोर्ट होना है। तो दो तरह से प्रोटीन एक्सपोर्ट होकर बाहर जाना है, तो मोस्टली वो प्रोटीन बनाते हैं वो राइबोसोम जो कि अटैच्ड है, और जो प्रोटीन सेल के अंदर यूज होनी है वो राइबोसोम बनाएंगे जो कि फ्री है। तो ये बात याद रखनी। अब राइबोसोम जो अटैच होते हैं वो सिस्टर्नल सरफेस के साथ अटैच होते हैं। दिस इज द सिस्टर्नी व्हिच इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ राइबोसोम अटैच है। और अगर राइबोसोम अटैच है तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्योंकि राइबोसोम अटैच है, जिसकी वजह से आपको इसका फंक्शन जो है वो मिलता है प्रोटीन सिंथेसिस, या पॉइंट हम लिखेंगे दिस इज द ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन करते हैं। अब एक फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह की भी होती है जो कि जिसके ऊपर राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं होते, लाइक दिस। देयर इज नो राइबोसोम एट द सिस्टर्नल सरफेस, दिस इज कॉल्ड SER व्हिच इज अ स्मूथ फॉर्म ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों में अगर आप फर्क देखेंगे
तो एक तो डिफरेंस आ गया कि SER जो है इसके साथ राइबोसोम ही अटैच नहीं होते और उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। दूसरा फर्क यह है कि जो RER होती है दैट इज मोर चैनलाइज्ड फॉर्म, ये ज्यादा चैनलाइज्ड फॉर्म में होती है, और जो SER होती है दैट इज मोर ट्यूबुलर फॉर्म। जो RER होते हैं दे और मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन जो SER होते हैं दे और लेस स्टेबल। तो ये भी आपने इनमें कुछ डिफरेंस याद रखने। अब SER के फंक्शन क्या है, मैं यहां पहले लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम मजीद इस पे जो है वो बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ SER, इसका एक काम जो है वो ट्रांसपोर्ट है, अभी हमने इस पे बात करनी है कि ट्रांसपोर्ट कैसे करें। दूसरा इसका काम कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स भी होता है, डिफरेंट स्पेसिफिक नर्व सेल में, मसल सेल के अंदर ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती है। एक इसका काम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी है, टॉक्सिन्स को खत्म करना, उनके इफेक्ट को, इसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, और स्पेसिफिकली जब लिवर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है तो डिटॉक्सिफिकेशन करती है। चौथा काम इसके अंदर जो हम यहां पर देखेंगे दैट इज द लिपिड मेटाबॉलिज्म एज वेल, और ये एडिपोज टिश्यूज के अंदर, लिवर के अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम भी करती है, और इसके अलावा इसका काम स्टोर कैल्शियम, ये कैल्शियम को स्टोर करती है। कैल्शियम को ये स्टोर करती है मसल सेल के अंदर, और मसल्स के अंदर जो कैल्शियम को स्टोर करते हैं उनको कहते हैं SR आर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप जानते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। तो ये क्वेश्चन आपने यहां पे याद रखना है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन इसका है उस पे आएंगे, लेकिन एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओवरऑल फंक्शन भी है, क्योंकि देखिए ये सारे सेल के अंदर फैले हुए, तो ये सेल को शेप प्रोवाइड भी करते हैं, तो सेल को शेप देने में इसका रोल होता है, क्योंकि ये पूरे सेल के अंदर उनको इंटैक्ट रखते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अब इसमें और सुनना है। ट्रांसपोर्टेशन में होता है कि इनसे जो SER होते हैं इनसे वेसिकल्स अराइज होते हैं लाइक दिस, और ये वेसिकल यहां से अलग होते हैं, और इन वेसिकल के अंदर वो प्रोटीन है जो कि यहां बनी है RER में, और साथ इसके अंदर लिपिड होते हैं। तो ये जो वेसिकल अराइज होते हैं फ्रॉम द SER, these vesicles are called the ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या करते हैं, these vesicles are fused together and they form a bigger stacks of cisternes, yes stacks of cisternae बनाना शुरू कर, और जो भी मटेरियल यहां पे होता है ये बड़े स्टैक्स के अंदर जाना शुरू कर, और यही जो स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी है इसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मटेरियल यहां पर था वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया। अब इनके दरमियान देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात कर लें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वाली जो साइड होती है इसको हम आउटर कन्वेक्स साइड कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द फॉर्मिंग फेस, या इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सिस फेस, एंड दिस इज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वो साइड है जिसके साथ ये सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं वो अटैच होते हैं। इस सवाल आ सकता है कि सेक्रेटरी सॉरी ट्रांसपोर्ट वेसिकल, सेक्रेटरी नहीं है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल इस फेस के साथ जो है वो अटैच होते हैं, फ्यूज होते रहते हैं। फिर वहां से आगे ये वाली जो आपको साइड नजर आ रही है, मैं ये एक मेंशन कर लेता हूं, ये वाली, दिस इज कॉल्ड इनर कनकेव। ये इनर कनकेव है, और इसको हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं, या इसके लिए एक वर्ड यूज होता है ट्रांसफेस। अब यहां से भी वेसिकल राइज होते हैं, और यहां से जो वेसिकल राइज होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल। अब देखिए ट्रांसपोर्ट वेसिकल और सेक्रेटरी वेसिकल में क्या फर्क है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल वो वेसिकल है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले और गोल्जी के अंदर गए, और सेक्रेटरी वो वेसिकल वो है जो कि गोल्जी बॉडी से राइज हुए। अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो होते हैं इनमें रॉ प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी वो चीजें जो अभी प्रॉपर फिनिश नहीं हुई,
और जो सेक्रेटरी वेसिकल होते हैं, याद रखना है कि इसके अंदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो गोल्जी बॉडीज का जो काम है वो, इसका एक फंक्शन ये भी है कि जो इसको रॉ प्रोडक्ट मिलती है वो उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो कौन सी है, उस पर हम इसके जो फंक्शंस हैं उसकी बेस पे हमने इस पे बात करनी है। अब मैं यहां मेंशन कर रहा हूं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज, इसके फंक्शन क्या है। देखिए जो गोल्जी बॉडी है इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दिस इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, एक सेल का पोस्ट ऑफिस। अब ये क्या क्या काम करेगा। सबसे पहला इसका जो काम है, मैं यहां सारे लिख देता हूं, सवाल आ सकता है। सॉर्टिंग, पैकिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल की सॉर्टिंग करना, पैकिंग करना और उसकी एक्सपोर्ट करना। दूसरा जिसका काम है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की मॉडिफिकेशन करना। कैसे मॉडिफिकेशन करना, मैं वर्ड लिख रहा हूं, दैट इज द ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब यह है कि इसके पास जब प्रोटीन आती है तो उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करके उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके पास जब लिपिड लाएगा तो उसके पास भी ये कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करके उसको ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंड वी नो दैट कि ज्यादातर जो सक्रीशन सेल प्रोड्यूस करते हैं, आप जानते हो, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होती है। जैसे म्यूकस है, जैसे कोई और एंजाइम है, तो वो मेनली ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होती है। तीसरा इसका फंक्शन, जितनी भी सेल सक्रीशंस हैं वो सारी की सारी सेल सक्रीशंस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरती हैं, ये भी इसका फंक्शन है। चौथा इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जो फॉर्मेशन है वो भी इससे होती है। पांचवा, प्लांट्स के अंदर इसका फंक्शन जो है दैट इज द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस सेल के साइटोप्लाज्म के डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो इसके अंदर आप जानते हैं कि प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस के दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फ्रेगमोप्लास्ट, एंड दैट फ्रेगमोप्लास्ट इज डेवलप्ड बाय द वेसिकल व्हिच अराइज फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज। ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो कि गोल्जी बॉडी से अराइज होते हैं। और छठा इसका फंक्शन जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। ये तमाम जो ऑर्गेनल्स हैं, ये पेरोक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोबॉडीज। ये ऑर्गेनल स्पेसिफिकली प्लांट सेल के अंदर और कुछ एनिमल प्लांट दोनों में प्रेजेंट होती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये गोल्जी बॉडीज से प्रोड्यूस होती हैं, ये गोल्जी बॉडीज के फंक्शन है। अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि जो लाइसोसोम है वो गोल्जी बॉडी से बने। अब हम अगली ऑर्गेनल जो है लाइसोसोम पे बात करें। मिसाल के तौर पर एक तो ये वेसिकल, अगर तो ये वेसिकल जाके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाए और अपने कंटेंट को बाहर रिलीज कर दे, तो वो वाला कंटेंट जो होगा वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए होगा। सेल से बाहर किसी कैविटी के अंदर, स्टमक के अंदर, लाइक पेप्सिन सेक्रेशन है या स्लाइवा की सेक्रेशन है, उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम है, दैट इज ऑल फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन अगर ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए काम करेगा तो अब हम इसको कहेंगे कि दिस इज द लाइसोसोम, और ये प्राइमरी लाइसोसोम इसको कहेंगे। अब ये जो लाइसोसोम होते हैं, ये बात याद रखनी है, दे आर अबंडेंट इन दोज सेल्स व्हिच शोज द फेगोसाइटिक एक्टिविटी। लाइसोसोम एब्सेंट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में एब्सेंट है, और ये कॉमन होते हैं इन दोज सेल्स व्हिच शोज फेगोसिटिक एक्टिविटी, यानी जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। और अगर मैं यहां ह्यूमन के अंदर एग्जांपल दूं कि किन सेल्स के अंदर ये ज्यादा कॉमन होते हैं, तो यहां मैं लिखता हूं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल में मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, इनके अंदर ये ज्यादा कॉमन। अब क्यों? क्योंकि ये फेगोसाइट्स हैं, इन्होंने फेगोसाइटोसिस करनी। और स्पेसिफिकली अगर लाइसोसोम के लिए हम एक वर्ड यूज करें
कि दे आर द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स, ये सेल्स के सुसाइडल बैग होते हैं। अब ये लाइसोसोम है। अब ये सेल फेगोसाइटोसिस कैसे करता है? देखिए, लाइक एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कोई एंटीजन है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई भी फूड है, सेल इसको एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर ला सकता है, लाइक दिस। ये तो ये क्या करेगा, इसका वैक्यूल बनाएगा और वैक्यूल बना के ये इस फूड को अंदर लेगा। तो इसका मतलब है कि यहां जो फिनोमिना हुआ दैट इज द फेगोसाइटोसिस। अब ये वाला जो प्राइमरी लाइसोसोम है, इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन करते हैं। अब कौन से एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में, ये सवाल आ सकता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड एसिड फॉस्फेटेजेस, ये वाले एंजाइम्स। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये लाइसोसोम आकर इसके साथ फ्यूज करते हैं, और जब ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, अब यहां पर कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, साथ जो है वो इसके एंजाइम मिक्स हो गए। नाउ दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम, अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये लाइसोसोम इस जो कंपोनेंट था उसको डाइजेस्ट कर देगा। कुछ कंपोनेंट तो डाइजेस्ट हो जाएंगे, जो भी चीज होगी वो फिर सेल के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो लाइसोसोम उसका क्या करेगा, उसका लाइसोसोम जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको उसी तरह से सेल से बाहर फेंक, लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि अगर सेल कोई फूड लेता है, लाइक एक अमेबा है, उसमें फेगोसाइटिक एक्टिविटी, वो ग्लाइकोजन को लेता है, ग्लाइकोजन को लेके वो डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बना के उस सेल को दे देगा, और बाकी जो बचेगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको वहां से बाहर निकाल देगा। अब यही लाइसोसोम जो कि पहले सेकेंडरी लाइसोसोम था, अब ये टर्शियरी लाइसोसोम बन गया है, और इसको हम कंडक्टाइल वैक्यूल भी कह सकते हैं। तो बाहर से जो भी कंपोनेंट आता है उसको डाइजेस्ट कर देता है। इसको हम हेट्रोफेगी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से आने वाले अगर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करे, इसको हम कहते हैं हेट्रोफेगी। लेकिन ये सम टाइम ऑटोफेगी भी कर सकते हैं, यानी अपने ही अंदर वाले कंटेंट को भी डाइजेस्ट कर सकता है। किस तरह? मिसाल के तौर पे ये कुछ हमारा इंटरनल कंटेंट है, मैं कहता हूं कि ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जो ईआर होते हैं, याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, वो इसके गिर्द एक वैक्यूल बनाते हैं। ये जो वैक्यूल बनना है या वेसिकल बनना है ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द, वो किसने बनाया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम होता है, ये ऐसा भी कर सकता है कि ये आकर इसके साथ फ्यूज कर जाए, और बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर एंजाइम होंगे, वो जाएगा और इस कंटेंट को भी डाइजेस्ट कर सकता है। और जब वो इस कंटेंट को डाइजेस्ट कर देगा, इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑटोफेगी, यानी अपने कंटेंट को भी डाइजेस्ट कर सकता है। बाहर से आने वाले कंटेंट को जब डाइजेस्ट करेगा उसको कहेंगे हेट्रोफेगी। दोनों टर्म्स का पता चल गया। ये हेट्रोफेगोसोम बनेगा सेकेंडरी लाइसोम, यहां पर जो फ्यूज करेगा उसको हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम। अब तीसरे इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि ये लाइसोसोम किसी के साथ ना मिले, बल्कि ये लाइसोसोम खुद ही बस्ट कर जाए और अपने कंटेंट को, अपने एंजाइम्स को सेल के अंदर रिलीज कर दे। इस फिनोमिना को कहते हैं ऑटोलाइसिस। क्या कहेंगे इसको? ऑटोलाइसिस। अब देखिए, ऑटोफेगी ये था, ऑटोलाइसिस ये। अब ऑटोलाइसिस कहां पर ज्यादा कॉमन है? एक प्रोसेस आप पढ़ते हैं अपोप्टोसिस, वेयर द सेल कमिट टू सुसाइड। एक सेल की तरफ अगर सिग्नल आए तो उसका जो लाइसोसोम है वो बस्ट कर जाता है, जिससे क्या होता है, पूरा सेल ही डैमेज हो जाता है और वो सेल डेथ हो जाती है। तो आप जानते हैं सेल डेथ ड्यू टू द सेल सुसाइड, दिस इज कॉल्ड द अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो भी इस तरह से होता है। तो लाइसोसोम किस तरह से अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो अपने यहां पर देख लें, और वो किस तरह से मुक्त। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो है वो बढ़ते तो ऑटोमेटिकली, मिसाल के तौर पर एक सेल ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिक्रीज कैसे करते हैं? अगर सेल के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाए तो लाइसोसोमल एक्टिविटी से माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट में हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि लाइसोसोम जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। कितना टाइम हो गया? बस आखिरी एक दो पॉइंट है, उसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि डायग्राम फिर दोबारा आपको दोबारा समझ नहीं आनी।
फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के क्या क्या फंक्शन? एक तो जैसे मैंने कहा कि इसने इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करनी, सेल के अंदर कोई बाहर से चीज आ रही है या सेल के अंदर अपनी कंटेंट है, उससे वो डाइजेशन करता है, ये इसका फंक्शन है। दूसरा, अगर हम लाइसोसोम का फंक्शन देखें तो जितनी तरह के यहां हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो जितनी भी हाइड्रोलिसिस होती हैं उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसका डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के अंदर भी रोल होता है। डेवलपमेंटल प्रोसेस, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस अगर मैं यहां पे लिखूं, मेटामॉर्फोसिस, जो कि फ्रॉग के अंदर बड़ा कॉमन है, इसमें जो टेडपोल लार्वा होता है वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, तो उसकी टेल डाइजेस्ट हो जाती है। तो टेल कैसे डाइजेस्ट होती है? वो लाइसोसोमल एक्टिविटी से ही डाइजेस्ट होती है। इसके अलावा एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ये जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वहां पर लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, और वो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं दे विल डाइजेस्ट द मेम्ब्रेन ऑफ द एग। और एक सवाल पेपर में आ भी चुका है कि कौन सा लाइसोसोमल एंजाइम है? हायर यूरिनिडेज, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में होता है, और यहां ये डाइजेशन जो है उसका काम करता है। उसके अलावा इसका अगर हम फंक्शन देखें तो लाइसोसोम का काम जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटीज भी है। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, आप जानते हैं ऑस्टियोब्लास्ट लिख रहा हूं, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज। ऑस्टियोक्लास्ट किसे कहते हैं? बोन डिसॉल्विंग सेल्स। जो बोन को डिसॉल्व करने के लिए जब कार्टिलेज से बोन बनती है तो वहां पर ये सेल्स एक्टिव होते हैं, तो इसके अंदर जो लाइसोसोम होते हैं ये भी वहां पर जो है वो रोल प्ले करते हैं। दूसरा आपने देखा ऑटोलाइसिस या अपोप्टोसिस में आपको जो है वो लाइसोसोम का रोल मिलता है। और सम टाइम ये होता है कि लाइसोसोम प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहे, या एंजाइम्स जो है वो नहीं वहां पर फंक्शनल। अब एक बात याद रखना, ये जितने भी एंजाइम हैं ये एक्चुअली सेंसाइज कहां पर हुए? ये सेंसाइज यहां हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। फिर उसको वहां से पैक किया गोल्जी ने और उसको लाइसोसोम के अंदर भेज दिया, और फिर वो अपने टारगेट तक जो है वो पहुंचते हैं। अगर ये एंजाइम अपना काम ना करें तो इसके रिजल्ट में कुछ डिजीजेज होती हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, स्टोरेज डिजीजेस, एंड दीज स्टोरेज डिजीजेज आर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब वो कौन कौन सी डिजीज है? एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज, दूसरी डिजीज है टी सेल डिजीज, और एक तीसरी डिजीज है फिनाइल कीटोनुरिया। ये वो डिजीजेज हैं जो कि लाइसोसोमल एंजाइम ना होने की वजह से होती हैं। अब इनमें क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यहां पर जो ग्लाइकोजन होता है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है लिवर और मसल सेल के अंदर, और जब ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन होती है लिवर और मसल सेल्स में और एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है तो जिससे लिवर जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। टे सेल डिजीज, इसमें लिपिड्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है, लिपिड्स एक्यूमुलेशन, और अगर ये ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाए तो फाइनली वहां अल्टीमेटली मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर सकता है। और फिनाइल कीटोनुरिया जो है इसमें प्रोटीन की एक्यूमुलेशन हो जाती है, स्पेशली कुछ एंजाइम जो होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं, सॉरी अमाइनो एसिड एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जैसा कि फिनाइल एलानिन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज द फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर वो नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे। तो आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर किसी भी चीज की अगर एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो जाए तो बॉडी ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकती, उसका नॉर्मल फंक्शन इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो इस तरह से लाइसोसोम जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ आपको डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नजर आई, और यहाँ बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से लाइसोसोम की नेचर की ही दो ऑर्गेनल्स हैं, और इनके लिए वर्ड यूज करते हैं माइक्रो बॉडीज, ये एक टर्म आ सकता है। माइक्रो बॉडीज में आपको एक तो मिलते हैं पेरोक्सीसोम्स, और दूसरे इसमें है ग्लाइऑक्सीसोम्स, दो पार्ट।
इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको ओवरऑल माइक्रोबॉडीज कहते हैं। गोल्स और द एंजाइमेटिक रिच, जैसे हमने लाइसोसोम का पढ़ा था, इसी तरह से ये भी एंजाइमेटिक रिच है। पेरोक्सिसोम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं। एक तो ये पॉइंट आपने याद रखने, 0.5 माइक्रोन इसका साइज है और सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, दोनों के दोनों ही सिंगल मेम्ब्रेनस। ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, और प्लांट्स में भी उन प्लांट्स के अंदर जो लिपिड रिच प्लांट होते हैं, लिपिड रिच के अंदर, और लिपिड रिच प्लांट के अंदर उनकी सीडलिंग्स में, सीडलिंग कहते हैं हम जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर, जो सीड्स जर्मिनेट कर रहे हैं। अब इनके फंक्शन क्या है, अगर आप पेरोक्सिसोम को देखें तो पेरोक्सिसोम का फंक्शन है फॉर्मेशन एंड डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम है, पेरोक्सीडेजेस हैं, कैटालिसिस हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस हैं। इसके अलावा इसका रोल जो होता है प्लांट्स में देखें तो स्पेसिफिकली जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये रोल प्ले करते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन में क्या रोल प्ले करते हैं, ये फोटो रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलेट होते हैं उनको ग्लाइसिन में कन्वर्ट करते हैं, तो ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करने का काम पेरोक्सिसोम का है। दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन एंड डीकंपोजिशन, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड टॉक्सिक होते हैं तो इनकी फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद फिर इनकी डीकंपोजिशन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। अब ग्लाइकोक्सिसोम जो होते हैं ये प्लांट की सीडलिंग में है, और जैसे मैं बताया कि लिपिड रिच सीड्स जो होते हैं उनमें होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिंपली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सॉरी जो लिपिड्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहां लिपिड से पहले जो है वो सक्सीनेट बनते हैं, एक कंपाउंड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और सक्सीनेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। और यहां पर इस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। एक साइकिल है जिसके रिजल्ट में ये स्टोर्ड जो फैटी एसिड होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये दोनों की जो इंपॉर्टेंस है इसमें आपने याद रखनी है। इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे पार्ट से पहले इनको देख लें। सेंट्रियोल के बारे में हम देखेंगे, इसी तरह से वेसल बॉडीज, इसी तरह से सीलिया, फ्लैजेला। अब इन तमाम के अंदर से सवाल यह आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब मिसाल के तौर पर हम, हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें वो साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट है जो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे जो है वो माइक्रो फिलामेंट्स, और तीसरे जो है वो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट हैं ये साइटोस्केलेटन के। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल बनाने में काम करती है। तो ये पूछा जा सकता है कि बताएं इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की वो आपको क्या मिलती है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सेंट्रियोल जो है इसके अंदर अरेंजमेंट 9+0 है, इसमें भी अरेंजमेंट 9+0 है, इसमें अरेंजमेंट जो है 9+2 है, और इसमें भी अरेंजमेंट 9+2 होता है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है यहां आपने याद रखेंगे। लेकिन याद रखना है कि यहां जो 9 है वो एक्चुअली ट्रिपलेट है, और यहां पर जो 9 होते हैं वो डुप्लेट होते हैं, और इनके अंदर भी जो 9 आपको मिलेगा दोनों के अंदर, ये 9 भी डुप्लेट होते हैं। आपने देखा सीलिया का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है कि उसमें किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल होती है। उन्होंने बताया कि उनमें ऐसे डुप्लेट की फॉर्म 9 डुप्लेट्स होते हैं, ये 9 डुप्लेट्स मैंने बना दिए, और दरमियान में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सिंगली प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली जो अरेंजमेंट है ये आपको यहां पर मिलती है सीलिया और फ्लैजेला के, लाइक दिस। यहां पर भी 9 डुप्लेट है लेकिन सेंटर वाले 2 नहीं है। यहां पर भी सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है लेकिन 9 जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी बनाने के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन से नंबर्स हैं आपने याद रखना है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसके डायमीटर, साइज 25 नैनोमीटर होता है, ये आपने याद रखना है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसका साइज 10 to 12 नैनोमीटर होता है,
और जो माइक्रोफिलामेंट है इनका साइज होता है वो 7 to 8 नैनोमीटर आपको मिलेगा। तो इनका साइज इन दोनों के दरमियान में होता है, इंटरमीडिएट, ये सवाल आ सकता है। फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इसके अलावा ये स्पिंडल फॉर्मेशन में भी काम करते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन, और स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर आप जानते हैं दो तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, काइनेटोकोर एंड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा एस्टर्स फॉर्मेशन के अंदर भी आप जानते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल होता है। या ओवरऑल हम यहां पे अगर लिख दें कि माइटोटिक अपरेटस के अंदर, माइटोटिक अपरेटस बनाने में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल होता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इनमें आपने याद रखना है। दूसरा, इसके अंदर जो प्रोटीन होती है, दैट प्रोटीन इज द ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसमें आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलती है, और इट मींस कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन फिर आपको सीलिया में, फ्लैजेला में, बेसल बॉडी में, माइक्रोट्यूब्यूल्स में, और वो जो सेंट्रियोल है इनके अंदर भी ये वाली आपको प्रोटीन मिलती है। अगर आप माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर देखें तो माइक्रोफिलामेंट्स में जो आपको प्रोटीन मिलती है वो एक्टिन मिलती है, और इसका मेनली जो रोल होता है वो सेल मोशन है, सेल की मूवमेंट में। जैसा कि आप पढ़ते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, ये भी इसी की वजह से होता है। या आप पढ़ते हैं साइक्लोसिस, या आप पढ़ते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसके रिजल्ट में सोडोपोडिया वगैरह राइज होते हैं, उनके अंदर भी आपको माइक्रोफिलामेंट ही मिलते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो मेन फंक्शन है, एक तो वो सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि सेल वॉल भी सेल की शेप को मेंटेन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल की शेप को मेंटेन करता है। तो जो माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इसका काम भी सेल की शेप को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन बिटवीन सेलुलर कंपार्टमेंट्स, जो डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके दरमियान इंटीग्रेशन प्रोवाइड करने का काम भी ये करती हैं। और अगर इसमें आपसे प्रोटीन पूछ लिया जाए तो इसमें वैरायटी ऑफ प्रोटीन है। कुछ कॉमन प्रोटीन, एक है डेस्मिन, वाइमेंटिन, ये प्रोटीन आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर मिलती है। तो ये तीन तरह के जो आपके पास साइटोस्केलेटन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और छोटा सा पार्ट है वैक्यूल का। वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं, एनिमल में भी हैं और प्लांट में भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि एनिमल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर सेंट्रल सिंगल वैक्यूल हमें मिलता है, एक बड़ा वैक्यूल आपको मिलता है। सवाल यहां से आ सकता है कि जो प्लांट का वैक्यूल है, अब वो एक बड़ा वैक्यूल है लेकिन छोटे वैक्यूल की फ्यूजन से बनता है। अगर तो मैच्योर सेल देखते हैं तो आपको इसमें बड़ा वैक्यूल मिलता है, लेकिन जब वो इमेच्योर सेल होता है तो ये छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज करते रहते हैं और फ्यूज करने से एक बड़ा वैक्यूल बनता है। इसमें सवाल क्या आता है, इसमें इसकी मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, और दूसरा इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, एंड दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सेल सैप, इसको हम सेल सैप कहते हैं। और सेल सैप इज हाईली कंसंट्रेटेड, ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन जो होती है वो इसके अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। तो जब भी वाटर प्लांट के सेल के अंदर आता है तो इसी वजह से प्लांट के साथ वाटर आएगा, यहां रुकने की बजाय यहां पे चला जाता है, और जिसकी वजह से जो वैक्यूल होते हैं उसका साइज इंक्रीज कर जाते हैं, और साइज के इंक्रीज करने से प्लांट्स के अंदर जो टर्जिडिटी की कंडीशन है, आप जानते हैं कि वो वैक्यूल की वजह से होती है, टर्जिडिटी की कंडीशन। सो दैट्स मच इंपॉर्टेंट के प्लांट में ये क्या काम करते हैं। एनिमल्स के अंदर मोस्टली वैक्यूल होते हैं, जैसे आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, अमीबा के अंदर देख लेते हैं कि आपको एक यहां मिल जाता है फूड वैक्यूल और एक आपको मिल जाता है कंडक्टाइल वैक्यूल। तो ये दो तरह के वैक्यूल होते हैं, एक फूड को इंटेक करने के लिए होता है और एक जो होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए जो यूज हो सकता है। तो वैक्यूल जो है ये क्या रोल प्ले करते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल पेपर में आ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल का। आप जानते हैं कि दिस इज द पावर हाउस ऑफ सेल, या इसको पावर जनरेटर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ पावर जनरेटर। क्यों पावर हाउस पावर जनरेटर कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी प्रोडक्शन होती है, इस वजह से हम इसको पावर हाउस कहते हैं।
अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ये रॉड की तरह के नजर आए, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी जो है वो मिली, और इसमें हम इसका स्ट्रक्चरल पार्ट जो है उसको देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया लाइक दिस, ऐसे एक रॉड की तरह ये पार्ट होता है। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, ये स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ आपको मिलती है, लेकिन जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन मिलती है उसके अंदर आपको इनफोल्डिंग्स नजर आती है लाइक दिस, ऐसे ये इनफोल्ड की हुई है, और इन इनफोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ये भी आपने याद रखना, दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग्स होती है। अच्छा, इस क्रिस्टी की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इस पे बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है, मैं यहां पे बना देता हूं लाइक दिस, ये, और ये एक एंजाइम होता है जो कि क्रिस्टी के अंदर एसोसिएट है। इसके अंदर दो कंपोनेंट जिसमें बात करेंगे, इस एंजाइम को कहते हैं एटीपी सिंथेस। तो याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन पे ये एक एंजाइम है जो कि एटीपी बनाने वाला है। इसमें दो कंपोनेंट, एक वो कंपोनेंट जो कि यहां पर आपको मैट्रिक्स के अंदर ये नोब लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, दिस इज कॉल्ड F1, और दूसरा ये स्टॉक की तरह का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड F0। तो इसको F1 F0 पार्टिकल भी कहते हैं। F1 जो होगा वो मैट्रिक्स में, बिकॉज इट इज अ मैट्रिक्स, और ये मेम्ब्रेन के अंदर होता है। एटीपी सिंथेस का एक और नाम, या इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल या इसको ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ऑक्सीजोम भी वर्ड सही है, और एक इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, ये आपको इसके अंदर मिलेगा। यहां माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और ये रेस्पिरेशन के टॉपिक के अंदर बड़ी डिटेल में इसमें बात कर चुके हैं कि क्या क्या ये रोल प्ले करता है। अब इसमें अगर हम फंक्शंस पे आ जाएं तो ये देखता हूं कि बताएं वो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। अभी आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में कौन कौन से जो रिएक्शन हो रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने इससे पहले बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा, आप जानते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है ये यहां पे होता है, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट की ऑक्सीडेशन भी यहां पे होती है। इसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वो भी यहां पे होगी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी यहां पे होगा। तो ये डिफरेंट जो प्रोसेस है, या ओवरऑल अगर बात करें कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ओवरऑल अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन, या अगर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये प्रोसेस यहां पे हो रहा है। ओवरऑल अगर हम इसी से देखें तो एक अब ये भी आ सकता है कि बताएं केमियोस्मोसिस कहां पे होता है, तो आप जानते हैं कि केमियोस्मोसिस का प्रोसेस भी यहां पे होता है। इसका एक और नाम भी है केमियोस्मोसिस का, ये ऐसे भी आ सकता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। और हमने ये पढ़ा था कि कैसे ये होता है, हमने कहा था कि प्रोटॉन की पंपिंग होती है। सबसे पहले प्रोटॉन इस मैट्रिक्स से यहां पे जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर जमा होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और फिर हमने देखा कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से वापस आते हैं, और वापस जब ये स्ट्रोमा के अंदर आते हैं तो इसके रिजल्ट में एटीपी बनते हैं। तो दैट्स द फिनोमेना ऑफ एटीपी सिंथेसिस। पिछले लेक्चर में हमने जब पढ़ा था बायोएनर्जेटिक्स, वहां बड़ी डिटेल के अंदर इसको जो डिस्कस किया था। तो ये तमाम प्रोसेसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, कुछ मैट्रिक्स में होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन में होते हैं। तो जब ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे, केमियोस्मोसिस की बात करेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, तो ये सारे प्रोसेस कहां होंगे, ये मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, और ये ऊपर वाले जितने भी हैं ये सारे मैट्रिक्स के अंदर होंगे। तो इस तरह से सवाल इनमें आ सकता है कि कौन सा प्रोसेस कहां पर होता है। फिर आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ये सवाल आ सकता है। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का मतलब है कि इसके पास कुछ अपने कंपोनेंट होते हैं जिसकी बेस में ये खुद ब खुद से कुछ काम करती रहती है। जैसे इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होती है, ये सेल साइकिल के साथ इसका कोई लिंक नहीं, सेल डिवाइड हो या ना हो लेकिन इसके अंदर जो है डिवीजन होती है। इसके अंदर अपना डीएनए होता है, उसको एमटी डीएनए कहते हैं। इसके अंदर अपना राइबोसोम होता है, राइबोसोम इसके अंदर जो होता है वो बैक्टीरिया की तरह का है, 70S है।
इसके अंदर आरएनए भी है, जब राइबोसोम भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है, तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पे प्रोटीन भी बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर होती है, ये तमाम प्रोसेस यहाँ पे होंगे। इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जो एम्प्टी डीएनए है ये एक ऐसा डीएनए है जिसको आप कहते हैं कि दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी अब यहां क्रोमोसोम तो नहीं है, क्रोमोसोम के अलावा ये डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। साफ है डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, तो इसी वजह से इसके लिए यूज करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपनी इनहेरिटेंस भी होती है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। और ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। अब ये मैटरनल इनहेरिटेंस एक ऐसी इनहेरिटेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ मदर से चाइल्ड के अंदर जाएगी, फादर से ये चाइल्ड में नहीं जा सकते। उसकी वजह ये कि एग के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारी बॉडी के अंदर है, जो स्पर्म वाला माइटोकॉन्ड्रिया है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान एग में नहीं जाता। स्पर्म का सिर्फ हेड, उसका न्यूक्लियस मेनली एग के अंदर जाएगा, उसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाएगा। स्पर्म के अंदर एक स्पाइरल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि उसके मिडिल पीस के अंदर होता है। मसलन यहां पे देखो, अब ये एग है, एग के अंदर न्यूक्लियस है, एग के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो स्पर्म जब इसको फर्टिलाइज करता है तो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस। ये मैंने रफली एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें ये इसके अंदर इसका हेड है और हेड के अंदर न्यूक्लियस है, और ये इसके अंदर इसकी टिप जो कि एक्रोसोम, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं हाइल यूरिनिडेज जो कि डाइजेस्ट करेगा की मेम्ब्रेन को। ये वाला पार्ट जो होता है दैट इज द मिडल पीस या मिड पीस इसको कहते हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आगे नहीं जाता, जैसे फ्यूजन होती है तो न्यूक्लियस जो है यहां इसमें आगे चला जाता है और यहां से आगे वाला पार्ट जाएगा लेकिन ये वाला पार्ट आगे नहीं जाएगा। तो फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट है? दैट इज टू प्रोवाइड द एटीपी टू द स्पर्म, क्योंकि स्पर्म ने मूव करना होता है तो एटीपी देने के लिए। तो इस वजह से जब एग की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ये जाइगोट बन जाए, तो जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो एग वाला होगा। तो दिस इज द रीजन कि उसके अंदर जो इनहेरिटेंस आ रही है वो सिर्फ मदर से आ रही है, फादर वाली इनहेरिटेंस उसके अंदर नहीं जा रही। तो ये वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने इसमें याद रखना है, और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अगले पार्ट पे आ जाते हैं विच इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इनको हम प्लास्टिड्स की ये फॉर्म है, इसमें कुछ फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूं। ये क्लोरोप्लास्ट कहां से बनते हैं? ये कुछ इमेच्योर सेल से बनते हैं, दे आर कॉल्ड द प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स आर सेल्स फ्रॉम वेयर द प्लास्टिड्स आर डेवलप्ड, दे आर एक्चुअली द इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड। ये डिफरेंशिएट होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स बनाएंगे। या एक वर्ड है एटायोप्लास्ट, एक यहां पर है क्लोरोप्लास्ट, एक आपने पढ़े हैं क्रोमोप्लास्ट, इस तरह से आपने पढ़े हुए हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अब अगर तो प्रोप्लास्टिड्स को लाइट नहीं मिलेगी तो ये एटायोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं बनता, देयर इज नो क्लोरोफिल। एक आपने टर्म पढ़ी हुई है एटायोलेशन। व्हाट इज एटायोलेशन? व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं बनता, तो दैट इज कॉल्ड द एटायोलेशन। और अगर लाइट की प्रेजेंस में आते हैं तो साफ है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है एंड दे आर द ग्रीन इन कलर एंड दे आर क्लोरोप्लास्ट। इस पे हम बात करेंगे आगे। क्रोमोप्लास्ट होते हैं दे आर अदर देन ग्रीन, ये अदर देन ग्रीन होते हैं और इसमें मुख्तलिफ तरह के रंग होते हैं, ब्राइट कलर हैं। और इसका काम क्या होता है? ये पोलिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्राइट कलर की वजह से इंसेक्ट्स इनकी तरफ आते हैं और इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा सीड डिस्पर्सल में भी इनका रोल है, और ये स्पेसिफिकली जो पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स या फ्रूट्स के अंदर, राइपेंड फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इनमें कोई डिफरेंशिएटेड कलर नहीं होता, ये कलरलेस है और ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोर। और ये आपको रूट्स में मिलते हैं और सम टाइम कुछ स्टेम्स के अंदर भी आपको ये मिलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसकी आगे तीन फॉर्म है फूड स्टोरेज के वाले से। एक इसमें हम पढ़ते हैं अमाइलोप्लास्ट, एक इसमें पढ़ते हैं एलायोप्लास्ट और एक इसमें हम पढ़ते हैं
एलिरोप्लास्ट, ये 3 तरह के। अमाइलोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, तो आप जानते हैं कि प्लांट स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। एलायोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होती है लिपिड्स की फॉर्म में, और एलिरोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनमें फूड स्टोर होती है प्रोटीन की फॉर्म में। तो इन तमाम के अंदर फूड की स्टोरेज होती है। अब हमने इससे आगे क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उस पर डिटेल में बात करनी है, वहां से कुछ क्वेश्चन है वो पेपर में आ सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर से सवाल आ सकता है। क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल इस तरह जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा है, कुछ सिमिलरिटीज है। डबल मेम्ब्रेन, इसमें डीएनए है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इसमें आरएनए भी है, और इसमें उसी तरह से राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम बिल्कुल उसमें 70S होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो सावधान है फिर उसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी। तो ये सारे के सारे सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, और हम इनको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम ये कहते हैं कि दे आर द एंडोसिम्बायोंट ऑर्गेनल। ये एंडोसिम्बायोंट ऑर्गेनल्स हैं, और वो एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस आपने पढ़ा था। और अकॉर्डिंग टू दैट हाइपोथेसिस द क्लोरोप्लास्ट इज इवॉल्व फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम द एरोबिक बैक्टीरिया। तो इस तरह से करके सवाल जो है वो पेपर के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे आ जाए। देखिए स्ट्रक्चर इसमें बिल्कुल इस तरह से, ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, ये 2 मेम्ब्रेन आपको मिलती है बाहर की तरफ। इसमें जो डबल मेम्ब्रेनस उसको इन्वेलप कहते हैं, लाइक ये पार्ट जो है ये इसका इन्वेलप है। उसके बाद इसमें मैट्रिक्स आ जाता है सारे का सारा, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है। फिर इसमें आपको सैक्स मिलते हैं लाइक दिस। अगर एक की बात करूंगा, दिस इज थाइलाकॉइड। तो अगर तो कंपोनेंट पूछे जाए तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं टोटल, envelop, stroma and thylakoid. But thylakoid they are stacked over each other, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स करते हैं, और स्टैक करते हैं 50 और मोर thylakoids होंगे, 50 और मोर, they are stacked over each other to form grana। और अगर हम ग्रेना की बात करेंगे तो 40 to 60 ग्रेना होते हैं इन ईच क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको इतने ग्रेना मिलते हैं। अब यहां पर कुछ थाइलाकॉइड ऐसे होते हैं जो कि बिगर थाइलाकॉइड है, लाइक दिस, ये ऐसे कुछ उसी तरह से स्मॉलर थाइलाकॉइड है, और कुछ आपको यहां पर थाइलाकॉइड जो है वो बड़े साइज के मिलते हैं। और जो बड़े साइज के थाइलाकॉइड होते हैं दे फॉर्म द इंटरग्रेनम, and the large thylakoid form the intergranum, and intergranum is the non-green part, we know that। अब इस ग्रेनम के अंदर जो थाइलाकॉइड है इस तरह के बहुत सारे आपको स्टैक्स मिलते हैं लाइक दिस, जो कि ग्रेनम बनाते हैं। इनके अंदर हर थाइलाकॉइड के अंदर एक स्पेस होती है जिसको ल्यूमन कहते हैं, और ये जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब इस ल्यूमन की क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा कि उसके अंदर यहां प्रोटॉन पंप होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जब केमिओस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो आप जानते हैं प्रोटॉन की पंपिंग सबसे पहले स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है, एंड दैट इज द एक्टिव पंपिंग। और फिर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन से प्रोटॉन बाहर निकलते हैं इनटू द स्ट्रोमा, और इसके रिजल्ट में फिर एटीपी बनते हैं। तो इट मींस कि यहां जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे होता है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर, या इसको हम कह सकते हैं केमिओस्मोसिस एज वेल, केमिओस्मोसिस इन फोटोसिंथेसिस, ये यहां पर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंस यहां पर है स्ट्रोमा की। अब स्ट्रोमा में आप जानते हैं जो प्रोसेस होता है वो है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल या इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, वो स्ट्रोमा में होता है। और आप जानते हैं केल्विन साइकिल के रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है दैट इज द G3P ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो कहां पे बनेगा? वो स्ट्रोमा के अंदर बनेगा। लाइट रिएक्शन हमने पढ़ा था कहां हो रहा है? इसकी मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। और ये भी लिख सकते हैं कि यहां पे लाइट रिएक्शन हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन जो है दैट इज इन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, और उसकी जो प्रोडक्ट बन रही है वो स्ट्रोमा में बन रही है, और प्रोडक्ट यूटिलाइज स्ट्रोमा में हो रही है, और केल्विन साइकिल जो स्ट्रोमा के अंदर जा रहा है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं
क्लोरोप्लास्ट से, ये भी आपने जो याद रखने और इनमें से क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आ सकता है। उसके बाद राइबोसोम एक ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट है, इस पे बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट है जो आपने याद रखने राइबोसोम में। राइबोसोम इज ए टाइनी पार्ट एंड दिस इज ग्रेनुलर, ग्रेनुलर है, नॉन मेम्ब्रेनस है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। और हम जानते हैं कि ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं हमने पढ़ा था वो 70S हैं, 70S में 50S और 30S दो सब यूनिट है। इसी तरह से जो राइबोसोम यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं वो 80S होते हैं और 80S के दो सब यूनिट होते हैं, एक 60S का और एक 40S। नाउ व्हाट इज S? S जो है ये एक नॉन SI यूनिट है ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, नॉन SI यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। और आप जानते हैं कि इसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग सब यूनिट। और जो स्वेडबर्ग सब यूनिट था, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने एक टेक्निक बताई थी, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। और आप जानते हैं कि अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के रिजल्ट में जब हम सेल फ्रैक्शनेशन करते हैं तो स्मॉलर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, और इसकी बेस पर इसको 1927 में या 1928 में नोबेल प्राइज भी मिला था स्वेडबर्ग को। सो इट मींस दैट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो याद रखना है कि जो S है, दे आर द यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट, दे आर नॉट द यूनिट ऑफ मास और वॉल्यूम, इसके यूनिट नहीं है। सो दिस इज द रीजन दे आर नॉट एडिंग अप। हम ये नहीं इनको जमा करके उसके इक्वल नहीं ला रहे, उसकी वजह ये है कि ये मैथ्स नहीं, अगर मैथ्स होता तो इक्वल आता। ये तो सेडिमेंटेशन रेट है, और रेट कैसे फाइंड करते हैं, सब फिनोमेना के जिसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी स्पीड के अंदर कितने टाइम के लिए अगर हम किसी मटेरियल को स्पिन करें कि वो अपनी डेंसिटी ग्रेडियंट अचीव कर ले, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन होती क्या है, केमिस्ट्री में आप ये टर्म पढ़ते होंगे कि जब हम स्पिन करते हैं कोई भी कंपोनेंट तो वो जाकर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में अपनी डेंसिटी के मुताबिक सेटल्ड हो जाता है, और जब वो सेटल्ड हो जाए तो हम कहते हैं कि उसकी सेडिमेंटेशन होगी। तो इसलिए जो भी यूनिट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम ये अप्लाई करते हैं। राइबोसोम की कंपोजिशन अगर देखेंगे तो इसको हम कहते हैं कि दे आर द न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। अब न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी है, RNA भी है और साथ प्रोटीन भी है। तकरीबन ये 1:1 रेशो या 50-50% रेशो में ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम आपको दो तरह से सेल के अंदर मिलते हैं। राइबोसोम आपको फ्री भी मिलते हैं, और फ्री राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या राइबोसोम जो होते हैं वो आपको अटैच्ड भी मिलते हैं। और जो अटैच राइबोसोम होते हैं वो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, या वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं। दो तरह से इनकी अटैचमेंट मिलती है। और जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आप जानते हैं कि काम इनका क्या है, फंक्शन इनका प्रोटीन सिंथेसिस है, जिसको आप ट्रांसलेशन भी कहते हैं। और ये प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ये भी आपको साइटोप्लाज्म में मिलता है। सवाल आ सकता है कहां पर होता है, और ये किस तरह से राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए पहले तो मैसेंजर आरएनए चाहिए, दैट कम्स फ्रॉम द डीएनए एंड दे आर टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए चाहिए, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आएंगे और वो आके राइबोसोम के पास आएंगे, और राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ सबसे पहले अटैच होगा। लाइक दिस द थ्रेड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। अब राइबोसोम ने आकर, ग्रुप ऑफ राइबोसोम ने इस मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होना, क्योंकि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आए, न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट लाइक 40S डायरेक्टली इसके साथ अटैच होगा। अगर ये पूछा जाएगा कौन सा राइबोसोम का सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है, तो आपने कहना है स्मॉलर, वो अटैच होगा। और स्मॉलर के साथ लार्जर सब यूनिट अटैच होगा, और इस तरह से बहुत सारे जो राइबोसोम्स हैं वो इसके साथ मिलना शुरू हो जाएंगे, और ओवरऑल ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं पोलिसोम। अब यहां से प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। ये आपके सामने प्रोटीन बन रही,
प्रोटीन की सेंसिस शुरू होगी और इस तरह से ये मैसेंजर आरएनए को रीड करते जाएंगे और प्रोटीन थ्रेड लंबा होता जाए और फिर 3 प्राइम एंड पर इन्होंने मैसेंजर आरएनए से अलग हो जाना। तो याद रखना है कि 5 प्राइम एंड पर ये उसके साथ जुड़ते हैं और 3 प्राइम एंड पर ये उससे अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो करते हैं। और लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की जो अटैचमेंट होती है, दैट अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द मैग्नीशियम आयन। ये मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करता है। अब इसकी अपनी सिंथेसिस कहां पर होती है? इसकी अपनी सिंथेसिस जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं, which is again a non-membranous part that present in the nucleus. So nucleolus को हम कहते हैं कि this is the factory of ribosome synthesis. ये राइबोसोम बनाने वाली एक फैक्ट्री है, तो इसके अंदर राइबोसोम बनेंगे। सो ये राइबोसोम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 3 टॉपिक्स हैं, इसमें एक हम न्यूक्लियस पे बात करेंगे और एट द एंड फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है और प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन पे बात करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो 1831 में इसको डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने और इसने रॉबर्ट हुक के उस आइडिया को गलत साबित किया जिसमें उसने कहा था कि सेल्स ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस। तो सेल्स एम्प्टी नहीं है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस है जो कि ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं या कैपिटल ऑफ सेल, क्योंकि सेल का जितना भी कंट्रोल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आनी है सेल को कंट्रोल करने के लिए वो न्यूक्लियस से आनी है। न्यूक्लियस में अगर देखें तो ये विजिबल उस वक्त होगा जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा और जब सेल डिवाइडिंग फेज में जाता है तो हम जानते हैं प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, तो ये उस वक्त विजिबल होगा। और मोस्टली अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के जो नंबर हैं वो वेरी कर सकते हैं सेल टू सेल, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्टली जो सेल्स होते हैं, मोस्टली सेल्स और यूनी न्यूक्लिएट, ज्यादातर सेल्स आपको यूनी न्यूक्लिएट मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा सेल्स बाई न्यूक्लिएट और सेल मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। अब इन केस अगर एक सवाल आपसे आए कि बताएं मल्टी न्यूक्लिएट या पोली न्यूक्लिएट सेल ए, अल्फा, मायोसाइट, बीटा, ऑस्टियोक्लास्ट, चार्ली, सिनोसिटिक हाइफी और डेल्टा, ऑल करेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े सेल्स हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएट है, तो इसके अंदर तीनों के तीनों सेल्स हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल हैं, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो डेल्टा है। मायोसाइट जो है ये एक्चुअली स्केलेटल मसल फाइबर है। आप जानते हैं कि जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं उसमें भी न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस वहां आपको मिलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट ये लार्जेस्ट बोन सेल्स हैं, ये भी आ सकता है, और ये भी मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स हैं। और जो सिनोसिटिक हाइफी है इसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं, दिस इज द मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म, तो यहां पर भी न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो ये वाले आपने याद कर लेने हैं जो कि मोस्टली मोस्ट कॉमन मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स हैं। इसी तरह से कुछ सेल्स जो है वो बाई न्यूक्लिएट भी हैं, यानी उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, जैसा कि एक आपको प्रोटोजोन्स में पैरामीशियम मिलता है जिसके अंदर माइक्रो और मेगा न्यूक्लियस होते हैं। इसी तरह से कार्डिक मसल जो है वो भी बाई न्यूक्लिएट होते हैं, तो ये इसमें आपको इसकी इंफॉर्मेशन जो है याद रखनी। अब इसमें हम कंपोनेंट पे आते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें। इसके कंपोनेंट्स में हमें एक तो इसमें इन्वेलप मिलता है विच इज द न्यूक्लियर इन्वेलप, और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये डबल मेम्ब्रेनस है, इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं। अब इस डबल मेम्ब्रेन में जो इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है ये याद रखना है न्यूक्लियस की, दैट इज कॉन्टिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिली होती है।
और आउटर मेम्ब्रेन पर भी आपको राइबोसोम्स मिलते हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। राइबोसोम्स और स्टडीड विद द आउटर मेम्ब्रेन, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, दैट इनर मेम्ब्रेन एक्चुअली encloses the nucleoplasm which is the matrix of the nucleus। तो ये एक दो पॉइंट इसके लिए आपने याद रखना। दूसरा जो इसमें कंपोनेंट है वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये न्यूक्लियर पोर्स है, और न्यूक्लियर पोर्स जो है इसका जो फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स की जो एक्सचेंज है वो किस तरह से होती है और कौन सा मटेरियल किस तरफ जो है वो मूव करता है, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, सवाल यहां पर ही आता है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किस चीज की होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में दो तरह से एक्सचेंज होती है। एक एक्सचेंज होती है कि बहुत से कंपोनेंट जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाएंगे। अब कौन सी चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जा रही हैं, और दूसरा सवाल यह आ सकता है कि क्या वो कंपोनेंट कौन से हैं जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाएंगे। अब यहां एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट। अब देखें, एक बड़ा क्लियर सा पॉइंट आपने याद रख लेना, ज्यादातर सवाल वही पेपर के अंदर आता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो ट्रांसलेशन होती है, वो साइटोप्लाज्म में होगी। ट्रांसलेशन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं होगी। तो इसका मतलब न्यूक्लियस में क्या होगा, अगर आप सेंट्रल डॉग्मा को देखें तो न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए ने तो न्यूक्लियस में रहना है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसका मतलब डीएनए से आरएनए बनना है। तो इट मींस दैट कि मुख्तलिफ तरह के जो आरएनए हैं, जिसमें मैसेंजर आरएनए, जिसमें ट्रांसफर आरएनए, हम जानते हैं कि वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ जाते हैं। फिर राइबोसोमल आरएनए, या हम बात करते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स, क्योंकि ये जो सब यूनिट्स होते हैं दे विल सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियोलस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। सो इन्होंने भी यहां से मूव करके साइटोप्लाज्म की तरफ जाना है। अब फिर कौन सी चीज ऐसी है जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये वो चीजें हैं जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाती है। अब इनके इस क्वेश्चन आपसे आ जाए, सवाल किस तरह से आ सकता है। अब ये एमसीक्यू है कि बताएं साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ कौन सी जा रही है। L5, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, मैसेंजर आरएनए, बोथ ए एंड बी। कौन से ऐसा कंपोनेंट है जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाएगा? अब पॉलीमरेजेस बोथ ऑफ द एंजाइम्स, एक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज होगा, दूसरा आरएनए बनाने ट्रांसलेशन यूज होगा। तो एंजाइम की केमिकल नेचर क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो मैंने कहा कि प्रोटीन जो होंगे वो साइटोप्लाज्म बनेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर वहां से वो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएंगे, बिकॉज बोथ और द प्रोटीन, दोनों प्रोटीन है। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। न्यूक्लियर पोर के नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी बुक के अंदर उन्होंने मेंशन भी किया कि रेड ब्लड सेल जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स, इनमें 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं हर न्यूक्लियस के अंदर। जो इमेच्योर होता है, जब मैच्योर होता है उसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। दूसरा उन्होंने लिखा कि जो एग सेल होता है विच इज द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इसमें न्यूक्लियर पोर्स के नंबर 30,000 तक हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट भी आपने इसमें याद रखने हैं। उसके बाद एक कंपोनेंट न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसको मजीद हम देखते हैं कि स्टेन करके उसके कंपोनेंट को स्टडी किया जा सकता है। न्यूक्लियोलस जो है इट्स द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गन, और अगर इसको देखेंगे तो ये आपको ग्रेनुलर फॉर्म में मिलता है, ये भी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिलता है। और इसके अंदर 2 रीजन होते हैं, एक इसमें रीजन होता है उसको आउटर रीजन कहते हैं या पेरिफेरल रीजन कहते हैं, विच इज द ग्रेनुलर, जो कि आपको ग्रेनुलर मिलता है। दूसरा उसमें इनर या सेंट्रल रीजन होता है, दैट रीजन इज द फिब्रल रीजन। ये 2 तरह के रीजन।
और अगर हम आउटर पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन देखेंगे, दैट विल एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो राइबोसोमल सब यूनिट जो है उसके प्रिकर्सर के तौर पे काम करेगा। और जो सेंट्रल रीजन है, फिब्रिल रीजन है, दैट कंटेन्स आरआरएनए एंड दैट कंटेन्स आरडीएनए। इसके अंदर आरआरएनए और आरडीएनए होता है। और जो न्यूक्लियोलस है, ये एक रीजन के जरिए, इसको कहते हैं एनओआर, विच इज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ये वो रीजन है जिसके जरिए न्यूक्लियोलस जो होता है, दैट विल अटैच विद क्रोमाटिन, ये क्रोमाटिन के साथ जो है वो अटैच होता है। तो ओवरऑल हम जानते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है, इसका काम राइबोसोम की सिंथेसिस के अंदर होता है। ये राइबोसोमल सब यूनिट की सिंथेसिस करते हैं और राइबोसोम खुद प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, यानी ये खुद एक फैक्ट्री है, उसकी जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस है। तो ये इसमें आपको पार्ट न्यूक्लियोलस के याद रखने हैं। उसके बाद दो चीजें देखिए, एक आप जानते हैं क्रोमाटिन, और एक वर्ड यूज होता है दैट इज द क्रोमोसोम। अब क्रोमाटिन जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो यहां प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और आप जानते हैं कि ऐसा होता है प्रोफेज के, ये कन्वर्जन होता है। लेकिन जब क्रोमोसोम वापस क्रोमाटिन के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द डीकंडेंसेशन, और ऐसा टेलोफेज में होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें क्रोमाटिन उस वक्त मिलेंगे जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, और क्रोमोसोम हमें उस वक्त विजिबल होंगे जब सेल डिवाइडिंग फेज के अंदर होता है। तो इट मींस दैट कि क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस। और आप जानते हैं इसके ऊपर डीएनए है विद हिस्टोन प्रोटीन है, तो हम क्रोमोसोम का भी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको भी आपने जब लर्न करना है जी। तो क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर बता रहा था, इसको आप देखें कि एक तो आप जानते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के वाले से क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, उसके सेंट्रोमियर वेरी करता है। लाइक एक में अगर ये वाला क्रोमोसोम बनाऊं जिसमें सेंट्रोमियर एक तरफ है, इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। और अगर एक क्रोमोसोम जिसके अंदर एक शॉर्ट आर्म है, एक लॉन्ग आर्म है, इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। फिर इसके अंदर अनइक्वल लेंथ है आर्म्स की, इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और एक क्रोमोसोम जिसके ऊपर इक्वल लेंथ होती है आर्म्स की, इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। ये आपके पास मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स हैं, उनकी शेप जो है वो डिफरेंट है। इन दोनों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आई शेप्ड। सब मेटासेंट्रिक जो है जब ये मूव करते हैं तो इनको हम देखते हैं कि जे शेप के अंदर मिलते हैं, और मेटासेंट्रिक जो होते हैं ये वी शेप के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर सेंट्रल पार्ट, जैसे मैंने भी कहा कि इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, या इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। और यहां एक प्रोटीन है जिसके साथ स्पिंडल्स अटैच होते हैं, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द काइनेटोकोर प्रोटीन। इसके अंदर ये जो टिप्स होती हैं इनको हम टीलोमेर्स कहते हैं, और इसके अंदर जंक डीएनए या सैटेलाइट डीएनए होता है, और इस एरिया को हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम यहां आपको न्यूक्लियोसोम मिलता है, यानी डीएनए मिलता है, और डीएनए सुपर क्वाइल्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन, साथ इसके अंदर हिस्टोन होती है, और वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। अब इसके अंदर डिफरेंट अदर रीजन होते हैं। यहां से मैं एक रीजन आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये वाला, ये ब्लैक कलर में शो कर रहा हूं, इधर भी और इधर भी, ये रीजन और ये वाला रीजन, दैट रीजन इज कॉल्ड द यूक्रोमाटिन। और इसके अलावा एक रीजन में यहां आइडेंटिफाई करता हूं, ये वाला जो टिप्स की तरफ है, या जिसके अंदर सेंट्रोमेयर आ रहा है, या इधर जो टिप है ये वाला,
ये वाला रीजन और ये वाला, दिस इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, तो हेट्रोक्रोमेटिन आप जानते हैं ऐसा पार्ट होता है दैट ऑलवेज कंडेंस्ड, जो हमेशा कंडेंस्ड रहता है, एंड दैट नेवर एक्सप्रेस नहीं होता। अब यूक्रोमेटिन का पार्ट होता है दैट इज कंडेंस्ड इन सेल डिवीजन, ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन में कंडेंस्ड होगा और लेटर ऑन इसकी एक्सप्रेशन होगी, ये एक्सप्रेस्ड हो। तो ये आपको डिफरेंट पार्ट्स जो के इसमें मिल रहे हैं। एक वर्ड यूज होता है जब हम डिफरेंट क्रोमोसोम की शेप साइज वगैरह देखते हैं, उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। ये क्रोमोसोम किस तरह के हैं, सेंट्रोमियर कहां पर है, आर्म्स किस तरह का है। और कैरियोटाइप को अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप इसको मेटाफेज में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त क्रोमोसोम प्रॉपर्ली अलाइंड होते हैं। तो सवाल आ सकता है कि किस वक्त आप इसकी कैरियोटाइप को स्टडी कर सकते हैं। प्रोफेज के अंदर हमने देखा कि उस वक्त तो न्यूक्लियस नजर आएगा, क्रोमेटिन मटेरियल, और प्रोफेज एंड हो रहा होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी। टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, जिसके अंदर वापस सारे का सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा। और एक फेज जो सेल डिवीजन की होती है उसकी इंपॉर्टेंस भी आपने याद रखनी है, एनाफेज। एनाफेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्रोमोसोम से रिलेटेड, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स समटाइम अपना रेप्लिका डेवलप करते हैं, और रेप्लिका डेवलप करते हैं उसको हम क्रोमाटिड कहते हैं। मतलब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक क्रोमोसोम, और इसी वक्त हम इसको एक क्रोमाटिड भी कह सकते हैं, एक क्रोमोसोम एक क्रोमाटिड। अब इन केस जब सेल डिवीजन में जाते हैं तो आप जानते हैं कि हर क्रोमोसोम अपना एक रेप्लिका बना लेता है। तो जब भी हमने क्रोमोसोम के नंबर देखने हैं तो हमने देखना है कि इसके अंदर सेंट्रोमेयर कितने हैं। तो यहां पर सेंट्रोमेयर एक है, तो इसमें क्रोमोसोम भी एक है। अब ये एक क्रोमोसोम एक क्रोमाटिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये देखूंगा ये सेल साइकिल में जाए और सेल साइकिल में जाके अपना डीएनए डुप्लीकेट कर ले, अब इसने अपना डीएनए डुप्लीकेट कर लिया, तो क्रोमोसोम अभी भी ये एक ही है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आई, लेकिन अब क्रोमाटिड्स यहां पर दो हो चुके हैं, ये और ये दोनों क्रोमाटिड्स हैं। तो इट मींस कि अपने नंबर जो डुप्लीकेट करते हैं इन केस ऑफ द व्हेन दे मूव थ्रू सेल साइकिल इन द एस फेज। और क्रोमोसोम के नंबर स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं, एक स्पीशी के अंदर फिक्स्ड है, जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, और जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम के नंबर आधे होते हैं। जैसा कि आप स्पर्म और एग में देखते हैं तो आपको क्रोमोसोम के नंबर जो है वो हाफ मिलते हैं, तो जर्म सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। तो ये इसमें आपने बात याद रखनी है। तो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो पॉइंट थे, इनमें से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस जितने भी हम उसके अंदर लिख लेंगे। तो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ प्लांट सेल और दूसरी तरफ एनिमल सेल। सबसे पहले अगर हम प्लांट के सेल का साइज देखेंगे तो एनिमल के सेल के साइज से बड़ा होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। और अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो इसकी शेप क्यूबिक या रेक्टेंगल फॉर्म में मिलेगी। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल जो साइज है वो 10 to 30 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी प्लांट के सेल से स्मॉल है, और ये समटाइम इरेगुलर या आपको ये स्फेरिकल मिलते हैं। प्लांट के सेल ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो आप जानते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब मैं ऑर्गेनल्स पे बात कर लूं कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, कौन से एब्सेंट हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, लेकिन इसमें प्लांट के सेल में लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट के सेल में सेंट्रियोल भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनल जो है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो प्रेजेंट है। आप जानते हैं कि इसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब इससे रिलेटेड अगर एनिमल सेल को देखेंगे तो आप जानते हैं एनिमल सेल के अंदर एक तो यह है कि हेटेरोट्रॉफिक है। जब हेटेरोट्रॉफिक है तो अपनी फूड जो है वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्लास्टिड्स इसमें नहीं होते,
इसमें लाइसोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, ये भी याद रखना है। इसके अलावा इसमें सेल वॉल नहीं होगी एनिमल सेल के अंदर, और इसमें वो ऑर्गेनल जो एनिमल में है ग्लाइऑक्सीसोम्स है वो इसके अंदर एब्सेंट होगी, लेकिन सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होगा। अब ये मैक्सिमम डिफरेंस जितने भी इसके पॉसिबल डिफरेंस है वो हम यहां पे लिख लेंगे। उसके बाद अगर एनिमल और प्लांट सेल में आप डिफरेंस देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसके अंदर जो सेल डिवीजन होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनेस्ट्रल। एनेस्ट्रल का मतलब होता है कि इसमें एस्टर्स नहीं होते, देयर आर नो एस्टर्स। लेकिन एनिमल सेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्फीएस्ट्रल, यानी दोनों साइड्स पे आपको एस्टर्स जो है वो इसके अंदर मिलते हैं। और एस्टर्स हम आगे डिवाइड देखेंगे इसकी डिवीजन में, डायग्राम के एस्टर्स होते हैं वो एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। प्लांट के लिए एक टर्म प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा और द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द सेल्स, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। एनिमल में प्लाज्मोडेस्मेटा तो नहीं होते, लेकिन इनमें टाइट जंक्शंस होते हैं जिसको डेस्मोसोम्स कहते हैं। दे आर द टाइट जंक्शंस इन द सेल्स। तो ये भी आपको यहां पर डिफरेंस मिलेगा। इसके अलावा एनिमल्स में और प्लांट में आप जानते हैं साइटोकाइनेसिस के अंदर भी डिफरेंस होता है। यहां पर साइटोकाइनेसिस में फ्रेगमोप्लास्ट बनता है जिसको आप सेल प्लेट मेथड कहते हैं, कि जिसमें साइटोकाइनेसिस होती है। लेकिन एनिमल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है उसमें आप जानते हैं कि क्लीवेज फरो बनेंगे, क्लीवेज फरो। साइटोकाइनेसिस में, प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस का रोल है, कौन साइटोकाइनेसिस करवाएगा, तो आपने बताना है कि यहां पर साइटोकाइनेसिस में गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस की बात करें तो यहां पर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्टाइल एक्टिन, वो यहां पर साइटोकाइनेसिस करवाएगी। और इस कॉन्टैक्टाइल एक्टिन को जो सिग्नल जाएंगे वो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स लेके जाएंगे, जिससे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो है वो होगा। तो ये भी इसके अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। इसके अलावा इसमें जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड है वो खुद से सिंथेसाइज करता है। लेकिन आप जानते हैं कि एनिमल के अंदर 10 अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं और 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। तो ये भी आपको इसके अंदर जो है वो डिफरेंस एक मिलता है। प्लांट के अंदर फूड स्टोर जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होगी, और एनिमल के अंदर वही फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होगी। तो यह भी आपको डिफरेंस जो है वो मिलता है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ का फिनोमिना है वो ओपन ग्रोथ होता है। ओपन ग्रोथ का मतलब होता है कि थ्रू आउट द लाइफ प्लांट जो है उसके अंदर नई ब्रांचेस, नए जो है वो बर्ड्स निकलते रहते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो होती है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम एज। इसमें एक स्पेसिफिक एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद इसके अंदर ग्रोथ जो है वो नहीं होती। तो ये भी आपको एनिमल और प्लांट के अंदर जो है वो डिफरेंस मिलता है। तो ये कोई और रह गया डिफरेंस, सोचें जरा। ऑर्गेनल सारी पूरी हो गई, एस्टर्स का भी हमने पढ़ लिया, प्लाज्मोडेस्मेटा, साइटोकाइनेसिस, अमीनो एसिड्स, कौन सा, हाँ इसके अंदर सीलिया और फ्लेजेला ये रेयर होते हैं। और मोस्टली अगर हम सीलिया फ्लेजेला को देखें तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स पे होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे आप ब्रायोफाइट्स के अंदर देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स में जो सेल्स होते हैं फ्लैजिलेटेड हैं, फर्न्स के अंदर सिलिएटेड हैं, तो इनमें सीलिया और फ्लेजेला जो है वो इतने ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन यहां पर सीलिया एंड
फ्लेजेला कॉमन होते हैं। तो ये भी आपने यहां पे याद रखना है। दूसरा, अगर आप प्लांट के सेल में देखें तो यहां सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, यानी सिर्फ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, जैसा कि इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन होते हैं। लेकिन एनिमल सेल या एनिमल्स के अंदर आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन भी मिलती है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन भी आपको मिलती है। दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। फिर आप जानते हैं कि अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आए तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू लेवल आपको मिलेगा, लेकिन इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होगा वो एब्सेंट होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल, टिश्यू लेवल भी होगा, ऑर्गन लेवल भी होगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ये एब्सेंट होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो ऑर्गन जो सिस्टम बनते हैं वो टिश्यू बना लेते हैं। जैसे जाइलम की वजह से कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर की कंडक्शन करता है। फ्लोएम जो होता है वो आपको यहां पर कंडक्शन ऑफ फूड के लिए जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर सारे के सारे सिस्टम लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में मिलता है जो कि दरमियान में होता है, और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर वैक्यूल छोटे साइज में। तो छोटा सा डायग्रामेटिकली इसमें आपको कुछ चीजें बता देता हूं एनिमल और प्लांट सेल में। देखिए, प्लांट का सेल जब आप बनाते हैं तो ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में बनाते हैं, और इसके अंदर वैक्यूल बड़े साइज का बनाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है इसमें पेरिफेरी के अंदर होता है। लेकिन अगर आप एनिमल सेल देखते हैं तो एनिमल सेल ऐसे स्फेरिकल होता है, इसमें न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होता है, और इसमें वैक्यूल जो है वो छोटे साइज के होते हैं। तो ये भी आपको यहां डिफरेंस मिल गया। सो दिस इज द वैक्यूल जो कि लार्ज सेंट्रल है। अब वैक्यूल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सेल सैप। तो इसका मतलब है कि जो सेल सैप है वो सेंटर ऑफ प्लांट सेल के अंदर, सेंटर ऑफ द प्लांट सेल, और न्यूक्लियस आप जानते हैं वो एक तरफ है। इसके अंदर न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में होता है। लेकिन एनिमल सेल में आप देखते हैं एनिमल सेल के अंदर दरमियान में न्यूक्लियस है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मटेरियल साइट सेल के सेंटर के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और यहां वैक्यूल छोटे साइज के हैं। दिस इज कॉल्ड द लाइक फूड वैक्यूल जो कि फूड की इंजेक्शन करता है। दिस इज द कंडक्टाइल वैक्यूल जो कि हम जानते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है प्लांट एनिमल्स के अंदर। तो ये भी आपको इसमें डिफरेंस मिलता है। फिर आपको मैंने बताया कि सेंट्रियोल का डिफरेंस ये होता है कि एनिमल के सेल के अंदर तो यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं पेयर एट राइट एंगल टू ईच अदर, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां से स्पिंडल अराइज होते हैं जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है तो स्पिंडल अराइज होते हैं। अब यहां से जो स्पिंडल्स आउटवर्ड रेडिएट होते हैं ये वाले, these spindles are called the astral microtubule। स्पिंडल तो नहीं कह सकते, माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे, क्योंकि स्पिंडल सिर्फ जो वर्ड यूज होता है वो दो तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए यूज होता है। उसमें आपको पोलर एंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, स्पिंडल एस्ट्रल वगैरह होते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट सेल के अंदर देखें, मैं यहां पर एक ड्रॉ कर देता हूं छोटा स्ट्रक्चर ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। यहां पर एक तो यह कि सेंट्रियोल नहीं होते, सेंट्रियोल की बजाय इनमें बेसल प्रोटीन होती है, और उस बेसल प्रोटीन से स्पिंडल अराइज होते हैं। स्पिंडल इसमें भी राइज होते हैं, लेकिन यहां एस्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। तो इसलिए हमने वर्ड कहा था प्लांट के सेल एनेस्ट्रल, बिकॉज़ देयर इज नो एस्टर, वहां आपको एस्टर्स मिलते हैं। तो ये कुछ और जो दोनों के अंदर डिफरेंस है डायग्रामेटिकली, इनको भी अपने याद रखना है। तो लास्ट टॉपिक हम कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें सवाल पेपर में आ सकता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का आपको पता है कि इसमें एक तो ये बहुत सिंपल होते हैं, दूसरा ये प्रिमिटिव है, इसमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होती, ठीक है। राइबोसोम होता है जो कि आप जानते हैं कि नॉन मेम्ब्रेनस है,
और इसके अंदर राइबोसोम भी 70s होता है, जिसके दो सब यूनिट होते हैं, एक 50s और एक 30s। काम इसका वही है जो कि हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर होती है। दूसरा फर्क इसमें यह है कि इसकी जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल के अंदर आप जानते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन होता है और म्यूरिन, लेकिन यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज होता है प्लांट में और काइटिन होता है फंजाई के अंदर। इसी तरह से इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें आपने याद रखना है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, देयर इज नो स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। और इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो एंजाइम होते हैं। तो याद रखना है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, दैट इज मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। अगर पूछा जाए कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव कौन सी है, तो वो ज्यादा एक्टिव, क्योंकि उसमें वो काम भी वो कर रही है जो दूसरे में ऑर्गेनल्स कर रही है। अदरवाइज अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसके अंदर स्टीरोल नहीं होता, लेकिन मेटाबॉलिज्म इसके अंदर ज्यादा होती है। इसके अलावा इसमें क्रोमाटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमाटिन जो है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और एक रीजन जहां पर ये प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन इसके क्रोमाटिन में आपने याद रखना है कि डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन भी होती है, लेकिन हिस्टोन नहीं होती, नो हिस्टोन प्रोटीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये आपने इसमें याद रखना है। दूसरा, इसके अंदर फ्लैजेला मिलता है, लेकिन फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल से ये नहीं बना हुआ, और ना ही इसमें कोई एटीपीएस एक्टिविटी होती है। एटीपीएस एक्टिविटी भी इसके अंदर एब्सेंट होती है। और इस फ्लैजेला में आप देखेंगे तो हमें एक प्रोटीन मिलती है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द फ्लैजेलन प्रोटीन। ये फ्लैजेलन प्रोटीन मूव करता है, ये कीमोटैक्सिस आप जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर होती है, लेकिन इसके अंदर फ्लैजेलन प्रोटीन आपको मिलती है। जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सेल ट्रांसक्रिप्शन को कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं कि इसके अंदर जो लैगिंग स्टैंड पर डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी लेंथ जो है वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स की होती, और यही लेंथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स के अंदर 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होती। ओनली सिंगल आरएनए पॉलीमरेज synthesize all types of RNA, तमाम तरह के आरएनए सिंथेसाइज करता है, एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन वहां हर आरएनए के लिए डिफरेंट पॉलीमरेज होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा आप यहां पर देखते हैं कि इसमें नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब कौन सी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इसमें नहीं होती? नो एडिशन ऑफ कैप एंड टेल ऑन मैसेंजर आरएनए। आप जानते हैं कि जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो यूकैरियोट्स के अंदर उसके 5 प्राइम एंड पर कैप ऐड की जाती है, 3 प्राइम एंड पर टेल ऐड की जाती है। उसको हम कैप की एडिशन को मिथाइलेशन कहते हैं, क्योंकि 7 मिथाइल जीटीपी का होता है, और टेल की एडिशन को हम कहते हैं एडाइलेशन, क्योंकि उसमें पोली टेल लगती है, लेकिन वो इसके अंदर लगती है। क्यों? कि इसके अंदर जो आरएनए बनना है उसने तो साइटोप्लाज्म में बनना है, उसमें न्यूक्लियस में तो नहीं बनना है, न्यूक्लियस तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, जिसकी वजह से उसमें ये एक्टिविटीज है वो सारी की सारी होंगी। तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो डिफरेंस याद रखना है। तो यहां पर आप लिखते जाए फिर कि ये एक कॉम्प्लेक्स होगा, एक एडवांस सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होते हैं, इसमें तमाम ऑर्गेनल्स भी आपको मिलती हैं, चाहे मेम्ब्रेन बाउंडेड हो या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हो। राइबोसोम्स इसमें 80s होता है, जिसके 2 सब यूनिट होते हैं, बड़ा 60s का और छोटा 40s का। इसमें यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है उसकी कंपोजिशन
में आपको सेलुलोज भी मिलता है, और सेलुलोज इन केस ऑफ प्लांट्स, और दूसरा इसके अंदर काइटन भी होता है, काइटन इन केस ऑफ फंजाई बिकॉज बोथ आर द यूकैरियोट्स। सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड भी होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। और इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ऑर्गेनल्स हैं अपने अपनी वहां पर। इसमें जो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम जो है दैट कन्फाइंड टू न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और क्रोमेटिन के अंदर उसी तरह से डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लेकिन वहां हमने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं। यहां पर आपको फ्लैजेला मिलता है, और फ्लैजेला के अंदर आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलती है, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं 9+2, लेकिन यहां पर एज सच 9+2 या कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं। दूसरा इसके अंदर एटीपीएस एक्टिविटी भी होती है, ये भी आपने इसके अंदर याद रखना है। फिर इसके अंदर लैगिंग स्टैंड पर जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में न्यूक्लियोटाइड की लेंथ होती है एक फ्रेगमेंट के अंदर, वो 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड होती है। इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट आरएनए जो है वो बना रहे हैं। जैसा कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो ट्रांसफर आरएनए बनाता है। तो यहां पर आपको आरएनए की भी डिफरेंट टाइप्स। फिर इसके अंदर जैसे मैंने बताया एडाइनिलेशन एंड मिथाइलेशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए, जो नया मैसेंजर आरएनए बना है उसमें कैप भी ऐड होगी, टेल भी ऐड होगी, और ये सारी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है वो इसके अंदर होंगी। इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर आप जानते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, और प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बनते हैं। और आपने एक हाइपोथेसिस पढ़ा हुआ दैट्स कॉल्ड द एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, जिसके रिजल्ट में लाइन मॉर्गुलस ने ये हाइपोथेसिस दिया कि इनकी फॉर्मेशन होती है। कोई और डिफरेंस रह गया? सोचें जरा, मेरा ख्याल है वैसे सोचने समझने की सलाहियत अब कम हो गई है, एक लेक्चर आखिर में होता है। चलें ये इसके अंदर जब डिफरेंसेस है इसको प्रिपेयर करें। तो ये हमारा कंप्लीट जो यूनिट है वो आपके पास सेल बायोलॉजी का है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमने वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आगे चल के टेस्ट डिस्कशन के अंदर आपको कुछ इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन इनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपका यहाँ से सवाल जो है वो गलत नहीं होने वाला। ठीक है।